गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 पॉपुलेशन डायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं। और देखिए लास्ट लेक्चर में आपने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो कंप्लीट किए थे। इनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और कुछ स्पेसिफिक कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं जिनको इस लेक्चर में पहले मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद फर्दर हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के साथ साथ बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। क्लियर? तो देखिए अब तक आपने पढ़ा है किसी भी एक पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन साइज, ये जो इंक्रीज करता है, पॉपुलेशन साइज इज एग्जैक्टली द पॉपुलेशन डेंसिटी। टेक्निकली आप इसको जानते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ये कहा जा सकता है। क्लियर? अब जो पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी अल्टीमेटली किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उन पर डिपेंड करती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को डिस्कस किया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न डिस्कस किया है और उसके अलावा आपने स्टूडेंट्स लॉजिस्टिक जो ग्रोथ पैटर्न है इसको डिस्कस किया है। क्लियर? लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न में आप ये पढ़ के आए हैं, इनिशियली लैग फेज में ग्रोथ होती है, देन लॉग में एंटर कर जाती है। अब देखो लैग से जब लॉग में एंटर हुई थी, मैं एक बार ग्राफ के साथ बात कर लेता हूं, ठीक रहेगा, जिससे n का टाइम t के साथ कर्व आप प्लॉट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं लैग, लॉग एंड स्टेशनरी। तो जब लैग से लॉग में एंटर करती है तब ये आप कहेंगे क्या होती है, पॉजिटिवली एक्सिलरेशन यहां होता है या एक्सिलरेट होती है, यहां से स्पीड अप हो जाती है, जो टिक मार्क मैंने एक तरीके से किया है। ठीक है? इसके बाद आप देखिए इसमें डी एक्सिलरेशन आता है, डी एक्सिलरेशन, ये डी एक्सिलरेट हो जाती है। तो लॉग फेज में ये अपने मैक्सिमम इंक्रीज के साथ थी, लैग में आपने कहा स्लो इनिशिएशन के साथ थी। तो यहां जो फाइनली ये एसिम्पटेट हुई, एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपने कहा, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी दिस ग्रोथ पैटर्न अप्रोच द कैरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाती है, फाइनली एसिम्पटेट। ठीक है? फाइनली एसिम्पटेट हो जाएगी। और ये जो एसिम्पटेट हो जाएगी तो इस फॉर्म में, इस कंडीशन में, जब एसिम्पटेट हो जाती है तो इस कंडीशन में आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं ये एनवायरमेंट के या इसके अपनी सराउंडिंग के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीटली यूज कर चुकी है या मैक्सिमम यूज कर चुकी है, अब वो इसको और ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है? ये लॉजिस्टिक पैटर्न है। और एक्सपोनेंशियल पैटर्न जो है, उस एक्सपोनेंशियल पैटर्न में आपने डिस्कस किया है कि जो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑलवेज सपोर्ट करती है। तो इस केस में ग्रोथ कर्व जे शेप आता है और इस केस में ग्रोथ कर्व एस या सिग्मॉइड आता है। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। अब जो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है इसको देखो, वर्सल्ट-पीरल्स ग्रोथ कर्व आप कहते हैं। और ये जो ग्रोथ कर्व है इसको मैं dn अपॉन dt के साथ एक नए फ्रेम में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे देखिए ये आप कह रहे हैं चेंज ओवर द टाइम dn अपॉन dt, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा। और इसके अलावा जो इक्वेशंस आप पढ़ते हैं, जैसे इक्वेशन आपने इसके लिए पढ़ा था, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस था। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके लिए आपने पढ़ा था जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है? ये हुआ। तो यहां जो dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और k माइनस एन अपॉन के मतलब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जैसे ही हमने अप्लाई कर दिया तो आप ये कहेंगे ये लॉजिस्टिक पैटर्न हो गया।
इसमें हमने ये क्लियर कर लिया कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पॉपुलेशन डेंसिटी पे या पॉपुलेशन के साइज पे या इंक्रीज पे ओवरऑल एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। मैंने एक स्टेटमेंट आपको और बताया था, द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो अब देखो यहां से स्पेसिफिकली आपको ये जो चेंज है पॉपुलेशन के साइज के साथ इसका रिलेशन क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कर्व आपके पास, ठीक है, ये जो ग्रोथ कर्व है इसमें मैं ये कह रहा हूं ये पीक जो है दैट विल बी द n/2। ये जो पीक है इसको मैं कह सकता हूं n/2 और ये n मैक्सिमम है, ये मैक्स, ये मिनिमम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ये पूछा जाए कि जब ग्रोथ n/2 है उस केस में एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी को कितना ये पॉपुलेशन जो है यूज कर गया है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है जो dn/dt आपने कहा वी आर प्लॉटिंग ए कर्व विद द चेंज इन द पॉपुलेशन ओवर द टाइम dn/dt, और एग्जैक्टली जो इनिशियल साइज है उस इनिशियल साइज के साथ जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर के साथ जो चेंज है उसको हम प्लॉट कर रहे हैं और इसमें आपके पास ये कर्व आता है। और इस केस में आप ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन n मैक्सिमम, सॉरी n नहीं k/2, ये k/2 लिखेंगे हम, k/2, क्योंकि यहां अगर देखें तो ये मैक्सिमम जब हुई तो यहां मैं कह सकता हूं कैरिंग कैपेसिटी इसको अप्रोच कर गई। ठीक है, तो यहां से स्टेटमेंट्स अगर आप फ्रेम करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही एनवायरनमेंट की हाफ कैरिंग कैपेसिटी को ये अप्रोच करता है, मैक्सिमम ग्रोथ और पॉपुलेशन साइज, मैक्सिमम ग्रोथ और द पॉपुलेशन साइज इज एग्जैक्टली, ठीक, कहां चल रही है? ये रनिंग हॉर्स चल रहा है बॉस, रनिंग हॉर्स इकोलॉजी। आपकी तो गुरु स्टार्ट होगी। हाँ, कैसे हो भाई? अरे एक तो गुरु की वीडियो जाना सबको भाई, वो देखते रहो, मस्त रहो। तो ये रनिंग हॉर्स, हाँ, टारगेट, थैंक यू। तो देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा, dn/dt इज इक्वल्स टू Rn, ये आपने पहले से स्टडी कर लिया है। तो मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा, जब आप ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन हाफ ऑफ द रिसोर्सेज, पॉपुलेशन यूटिलाइज्ड हाफ ऑफ रिसोर्सेज, हाफ ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन जो है वो हाफ ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर चुकी है, जिसमें k/2 हम कह रहे हैं। तो यहां आधे रिसोर्सेज को जब यूज कर जाती है तभी अपनी मैक्सिमम ग्रोथ ही कर चुकी है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद जो है यहां इस पे मैक्सिमम है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए जो नया पैराबोला फॉर्म एक मैंने ड्रॉ किया है, इसके रेफरेंस में हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ dn/dt एंड पॉपुलेशन साइज। तो ये जो dn/dt है ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस वन इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस आए हैं वो एक तरीके से जो dn/dt इज इक्वल्स टू Rn(k-n/k), जो रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ द ग्रोथ है, इसको कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहां हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, और उसके अलावा आप कह सकते हैं पॉपुलेशन साइज, ये n आप जानते हैं क्या है, पॉपुलेशन साइज, और इनके बीच हम कर्व अगर देखते हैं तो आप ये कहते हैं ये हमें ऑब्टेन होता है पैराबोला कर्व। क्लियर? ये स्टूडेंट्स क्या है, पैराबोला कर्व। अब इस केस में ये कह रहा है रीचिंग ए मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉपुलेशन साइज ऑफ n इज इक्वल्स टू k/2, है ऐसा, n इज इक्वल्स टू k/2, मतलब हाफ ऑफ रिसोर्सेज को, जैसा मैंने भी आपको कहा था, जब ये यूटिलाइज करता है तभी ये किस पर पहुंच जाता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। इसका मतलब जो जितना चेंज होना है उसका मैक्सिमम चेंज यहां शो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ dn/dt इज एट इट्स हाईएस्ट व्हेन n इज इक्वल्स टू k/2। इस पॉपुलेशन का हाईएस्ट ग्रोथ कब है, जब n इज इक्वल्स टू k-2 है। क्लियर है?
इस पॉपुलेशन का हाईएस्ट ग्रोथ आप कहेंगे मैक्सिमम ग्रोथ और द हाईएस्ट ग्रोथ, ये मैक्सिमम ग्रोथ और हाईएस्ट ग्रोथ है जब n इज इक्वल्स टू k बाय 2 है। क्लियर? फिर ये स्टूडेंट्स कह रहा है दिस इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट और देन डिक्रीज एज इट्स अप्रोच द कैरिंग कैपेसिटी k। अब ये हाफ ऑफ रिसोर्सेज को जब ये यूज कर चुका है तब आप ये कह सकते हैं इसका ग्रोथ मैक्सिमम है, लेकिन ये डिक्रीज होता है तो ये डिक्रीज कब होगा? जब ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी को यूज कर जाएगा। तो इस केस में आप इसको कह सकते हैं यहां जाके ये डिक्रीज होगा। तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न के लिए ही स्टूडेंट्स क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। मैंने पहले बना के यही एक्सप्लेन करने के लिए यहां ड्रॉ किया था ये कि ये देखिए ये k है, ये k/2 है, ये 0 मान लीजिए या यहां से इनिशिएट हुआ तो k/2 पर ये मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस है यहां आते आते ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो जस्ट आफ्टर k/2 रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि ज्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी तब तो इसमें क्या होना चाहिए था? रिसोर्सेज की जब ज्यादा अवेलेबिलिटी थी तब आप ये कह सकते हैं क्या होना चाहिए था? ग्रोथ और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ग्रोथ इसके बाद ज्यादा क्यों नहीं हो पाई? तो इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये जो डिक्रीज है, इस डिक्रीज का रीजन क्या हो सकता है? आप ये कह सकते हैं एक ही रीजन इसका हो सकता है, abundance of the individuals or the population will leads the intra-specific competition. Will leads the intra-specific competition. Intra-specific competition जो है वो लीडिंग रोल में वहां आ जाएगा या लीड कर जाएगा। तो इस केस में आप कहेंगे जैसे ही इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन लीड करेगा ये डिक्रीज होने लग जाएगी। ये मैंने इसलिए भी आपको एक्सप्लेन किया हमारे स्टडी मटेरियल में और ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले डाल रखे हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको पूछे आपको पता होना चाहिए। सो ये देखिए आपके पास क्या था? द रिलेशन इन बिटवीन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। तो आप कह सकते हैं फिगर रिलेशन in between dn upon dt and n। इनकी डिटेल मैंने लिख रखी है, ये क्या क्या है। इससे पहले आप रिलेशनशिप देख के आए थे n और t के बीच। क्लियर? तो देखो इक्वेशन कैसे कैसे लिखी जा सकती है। लॉजिस्टिक इक्वेशन में बी रिटन इन द सेवरल वेज, और ये जो लॉजिस्टिक इक्वेशन की वेज है इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो लॉजिस्टिक इक्वेशन वो कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां स्टूडेंट्स। लॉजिस्टिक इक्वेशन, ये लॉजिस्टिक इक्वेशन को देखिए आप, यहां dn upon dt is equals to rn k minus n upon k, यही कंडीशन है। तो देखिए ये लिखा जा सकता है is equals to rn k minus n upon k, ठीक है, is equals to आर एन के अपॉन के, आर एन के अपॉन के माइनस आर एन स्क्वायर अपॉन के लिखा जा सकता है ना। देखो आर एन स्क्वायर के, इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं। और क्या तरीका हो सकता है मेरे पास? तो देखो एक फॉर्म आपके पास ये आया, एक पैटर्न, ये पैटर्न आपके पास पहले से था। एक और क्या हो सकता है? इज इक्वल्स टू आर एन माइनस आर अपॉन के, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, के आर एन स्क्वायर, तो आर अपॉन के एन स्क्वायर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक फॉर्मेट आपके पास ये आ गया, देखिए, ठीक है। इसके अलावा
ये लिखा जा सकता है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn k माइनस n अपॉन k। ये हमारा देखिए इक्वेशन था जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है। एक पैटर्न मैंने ये बताया जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म जो है उसमें पैटर्न में आगे लिख रहा हूं। इसमें हम कह सकते हैं Rn k अपॉन k, Rn k अपॉन k माइनस n अपॉन k हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सो Rn 1 हो गया, k अपॉन k इज इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन k। ये लीजिए, ये एक और पैटर्न आपके पास हो गया और ये एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैं एग्जाम का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जो मॉड्यूल है आपका उसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पहले दे रखा है, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, तो सीधा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn k माइनस n अपॉन k, ये आपको दे रखा है। फिर कह रहा है एसिम्पटेट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। एसिम्पटेट कब हो जाएगा? जब एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी जो है पॉपुलेशन साइज उसको अप्रोच कर जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू k जब हो जाएगा तब आप कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ कर्व एसिम्पटेट हो जाएगा। ये 2017 में आया हुआ है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट 2018 में 17 में इससे पहले जो 17 से पहले 16 में जो क्वेश्चन इस पे पूछा गया, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स 0। जो dn अपॉन dt है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आप पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज dn अपॉन dt फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल। ये लॉजिस्टिक मॉडल को जो फॉलो कर रही हो, जैसे सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आपने ऑब्टेन किया, ये कब 0 होगी? The logistic model is given as the dn upon dt is equals to Rn 1 minus n upon k। देखो ये इक्वेशन दे रखी थी, तो आपको ऑप्शंस दिए थे when 1 nears the carrying capacity of the habitat, when n by k equals to 0, when death is greater than the birth, when n by k is exactly 1। वो कह रहा है कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है, उस लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न का ये इक्वेशन है और इसमें जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है dn अपॉन dt, उसका वैल्यू 0 कब होगा? जबकि इक्वेशन ये है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो देखिए ये 0 कब हो सकता है? ये नीट 2016 के एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया और इसको 0 करने के लिए ऑब्वियस आपको क्या करना होगा? हम कह रहे हैं dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn 1 माइनस n अपॉन k। ये आपको दे रखा है। आपसे वो जानना ये चाह रहा है कि ये जो dn अपॉन dt है, ये चेंज है, ये 0 कब हो जाएगा? तो देखिए dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn, मैं कहूं n बाई k का वैल्यू भी अगर आप 1 कर दें, इफ द वैल्यू ऑफ n बाई k, एक ऑप्शन आपको दे रखा है n बाई k इज इक्वल्स टू 1, तो इस केस में हो जाएगा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहां जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0 है। कब? जब ये इक्वेशन में n बाई k जो है वो भी क्या हो जाए, जस्ट इक्वल द 1। ये 2016 में पूछा गया था। तो इस तरीके से जो लॉजिस्टिक पैटर्न है, उस लॉजिस्टिक पैटर्न का देखिए ये तो आपके पास परफेक्ट इक्वेशन है जो हमें एनसीईआरटी देती है लिख के। क्लियर? मैंने इसके कुछ और फॉर्म्स लिखे हैं, जैसे एक आपने लिखा ये वाला, दूसरा आपने इसका एक और फॉर्म लिखा, ये रहा। इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एक और फॉर्म आपने इसका लिखा जिसमें हमने कहा Rn 1 माइनस n अपॉन k, और नीट 16 का जो क्वेश्चन था उसमें इसी की वैल्यू को वो क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। तो लॉजिस्टिक इक्वेशन को 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। ये चारों मैंने आपके सामने यहां मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपको दे रखा है, सेकंड वन, थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन, दिस वन। और यही नीट के एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया था। तो देखो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स और मोड भी हुए, और इसके साथ साथ डिफरेंट मोड और मेथड भी ये हो गए, और इसके साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो भी यहां से क्लियर हुए। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शंस।
पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें आपको पढ़ना है। देखिए, जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है, बायोस्फीयर है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी कम्युनिटी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करती है। आपने जब इकोलॉजी को डिफाइन किया था तो आपने कहा था इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद द अदर ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक इंटरेक्शन में आप ये कह सकते हैं जो सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं, उन ऑर्गेनिज्म के साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट होता है। तो यहां मैं एक कम्युनिटी का रेफरेंस ले सकता हूं, और ये जो कम्युनिटी है इसमें आप कहेंगे मैनी स्पीसीज सर्वाइव, मैनी स्पीसीज सर्वाइव इन अ डेफिनेट एरिया और हैबिटेट। तो किसी एक डेफिनेट एरिया और हैबिटेट में बहुत सारे टाइप की स्पीसीज अगर स्टूडेंट्स सर्वाइव करती हैं तो ओबियस है इन सारी स्पीसीज के किसी न किसी रीजन से इंटरेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक, इनके जो इंटरेक्शंस पॉसिबिलिटी यहां बनती है वो दो टाइप की बनेगी। एक आप कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करेंगे। जैसे एक इंटरेक्शन अगर आप स्टैब्लिश करें तो आप ये कह सकते हैं द इंटरेक्शन इन बिटवीन ए एंड ए, द इंटरेक्शन इन बिटवीन ए एंड ए, दिस विल बी द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, while other one is the interaction in between B and E, या कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें आप कहेंगे इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन, इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन। और ये देखिए इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आप कहेंगे इन बिटवीन पॉपुलेशंस, इन बिटवीन पॉपुलेशंस। जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं या स्पीसीज ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनके बीच स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये इंटरेक्शन होगा। क्लियर? तो एक इनहेबिटिंग एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो सर्वाइव कर रही हैं उनके इंडिविजुअल्स के बीच इंटरेक्शन होता है। अब देखिए, फर्स्ट मैंने यहां डिफाइन किया इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स पे मैं जाऊं, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हो सकते हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे ऑब्वियस है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फूड मटेरियल या फिर न्यूट्रिशन होगा इंटरेक्शन के लिए। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखें ये जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है इसमें फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन के लिए अगर स्पीसीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेम टाइप की हैं वो इंटरेक्ट अगर करती हैं तो वो शेयर करेंगी बेसिकली। ठीक है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट और नीड इज द क्वाइट सिमिलर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को यूटिलाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें यूटिलाइज करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहां फूड और न्यूट्रिशन के केस में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये आप ध्यान रखें, दे विल शेयर। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं शेल्टर और स्पेस। ऑब्वियस है जो ऑक्यूपाइड स्पेस है और शेल्टर है उसको भी वो शेयर करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक टाइप का इंटरेक्शन है, इसलिए इनके मैटिंग बिहेवियर या फिर सेक्सुअल बिहेवियर होंगे। मैटिंग बिहेवियर होंगे या फिर आप कहेंगे वो क्या होंगे? इनके सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए या मैटिंग बिहेवियर के लिए इंटरेक्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सेक्सुअल बिहेवियर और मैटिंग बिहेवियर का जो ऑब्जेक्टिव है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जो सेकंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देखें तो इस ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वन, वो ही कह सकते हैं आप फूड और न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन के लिए इंटरेक्ट करेंगी और यहां शेयर करने के साथ साथ जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो है स्टूडेंट्स प्रीडेशन।
एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर सकती है, प्रीडेट कर सकती है। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम प्रीडेशन पढ़ेंगे। सेकंड वन आप कह सकते हैं यहां जो रिक्वायरमेंट है वो शेल्टर एंड स्पेस है। तो शेल्टर और स्पेस जो है वो ये शेयर भी कर सकती हैं और इसके लिए इसमें कंपटीशन भी हो सकता है इनमें। थर्ड जो मैटिंग बिहेवियर है वो यहां अनयूजुअल है। अगर दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मैटिंग बिहेवियर या सेक्सुअल बिहेवियर के लिए इंटरेक्ट करती है, दैट विल बी द अनयूजुअल बिहेवियर, और उस अनयूजुअल बिहेवियर से नॉन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होती हैं, जैसे म्यूल एक एग्जांपल आप डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली द बायोटिक इंटरेक्शंस आर द इंटरेक्शन इन बिटवीन द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, द इंटरेक्शन इन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। या फिर आप कह सकते हैं इंटरेक्शन विद इन ए कम्युनिटी। तो विद इन कम्युनिटी जो इंटरेक्शंस हैं वो दो पॉसिबिलिटी यहां बनती हैं, एक इंट्रा स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक। अगली जो काम की बात है वो ये है, देखिए इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होगा दैट विल बी द मोर सीवियर। इसके लिए हम कह सकते हैं दिस इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन विल बी द मोर सीवियर। बिकॉज क्यों सीवियर है, तो आप बहुत क्लियरली कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है स्टूडेंट्स, वो यहां से हम ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इज क्वाइट सिमिलर। रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इज द क्वाइट सिमिलर। ठीक है, रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द क्वाइट सिमिलर। अब क्वाइट सिमिलर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली ज्यादा सीवियर होगा। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है उसमें रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज की जो है वो कॉमन होने की पॉसिबिलिटी उसके कंपैरेटिवली काफी कम है। तो ये स्टूडेंट्स एक बायोटिक इंटरेक्शन होता है। अब देखिए क्या सारे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करती हैं, तो हम नेचर में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म्स, एक आप कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। अब आप कहेंगे ऑटोट्रॉप्स हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, जिनमें फोटो ऑटोट्रॉप में प्लांट हैं जो डोमिनेट करते हैं, पूरे बायोस्फीयर को रेगुलेट करते हैं। क्या उनको भी इंटरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली हेटेरोट्रॉप्स तो डिपेंड करेंगे, क्योंकि फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उनकी डिपेंडेंसी है। तो क्या ऑटोट्रॉप्स भी जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, तो देखिए नेचर में ये होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। यहां जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो आप जानते हैं डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ऑटोट्रॉप्स हैं उन पर इनकी डिपेंडेंसी है। तो डेफिनेटली ये तो इंटरेक्ट करेंगी, तो क्या फोटो ऑटोट्रॉप्स पे इंटरेक्ट करते हैं या डिपेंडेंसी इनकी भी आती है? तो देखिए आप ये जानते हैं ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, ठीक, और जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सोलर रेडिएशंस या फोटोन एनर्जी को यूज करते हैं। ऑब्वियस है नेचर में प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में ये स्टेब्लिश हैं, और बायोस्फीयर की जितनी सारी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पे डिपेंड भी करती हैं। ठीक है, तो इन प्रोड्यूसर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं कंज्यूमर्स, और ये कंज्यूमर्स आप जानते हैं एनिमल्स हैं। ये कंज्यूमर्स हैं एनिमल्स, ये प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स। क्लियर? अब स्टूडेंट्स जब प्रोडक्टिविटी ये बना रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी आपने कहा बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज द फोटोसिंथेसिस।
इस ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हुए या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बनाते हुए ये अपना सर्वाइवल भी मेंटेन करते हैं और साथ में इन प्रोड्यूसर्स को भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये जो एरो है ये मैं यहां शो कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर ये करते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं दोनों, इनकी डेथ होती है, ये डेड और डिकेइंग कंडीशन में जब ये आते हैं तो इन दोनों को ही रिक्वायरमेंट है या इन दोनों को ही डीकंपोज करता है डीकंपोजर्स। और ये जो डीकंपोजर्स हैं ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं माइक्रोब्स हैं, दीज डीकंपोजर्स आर द माइक्रोब्स। तो अगर आप देखेंगे दिस द ट्रांसफर ऑफ द material या organic matter from producer to the consumer decomposers and also the transfer of organic matter, dead organic matter from consumers to the decomposer। इन दोनों ही केस में आप कह सकते हैं ये जो decomposer है वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है, क्लियर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ने डीकंपोजर्स को एनर्जी प्रोवाइड करी। ये जो डीकंपोजर्स हैं ये एग्जैक्टली मिनरल्स साइक्लिंग जो है नेचर में उसको मेंटेन करते हैं, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करते हैं। और ये देखिए फिर से जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नेचर में अल्टीमेटली ये साइक्लिंग है। ओवरऑल जितने सारे प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, आपने कहा एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो दोनों ही डीकंपोजर्स के थ्रू डिग्रेड किए जाते हैं। डिकेइंग और डेड कंडीशन जब इनकी आ जाती है तो इनके थ्रू डीकंपोज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये डीकंपोजर्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स विल एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, क्लियर, एंड देन द प्लांट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, जो एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट कर रहा है, वो भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। नो वन कैन सर्वाइव अलोन। यहां से मैं कंक्लूजन अब जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता हूं, no one can survive alone। कोई भी अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। नेचर किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती, जबरदस्ती अकेले रहने का प्रयास ना करें। नेचर आपके सराउंडिंग में बहुत सारे डीकंपोजर्स को, बैक्टीरिया को, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऑलवेज आपके इंटरेक्शन के लिए बनाए रखती है, ठीक है। सो नो वन कैन सर्वाइव अलोन, और कोई अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का, वन ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो बिना इंटरेक्शन के नहीं आ सकता, ठीक है। नो वन कैन सर्वाइव अलोन, इवन प्रोड्यूसर्स that regulate the entire biosphere, producers also depends on microbes for their nutritional requirement। तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसकी है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं वो बायोटिक इंटरेक्शंस डेफिनेटली नेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बायोटिक इंटरेक्शंस होंगे इनको हम कह सकते हैं पॉपुलेशंस इंटरेक्शन। पॉपुलेशंस इंटरेक्शन किस केस में आपने कहा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपने कहा ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है इस केस में। अब ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो होंगे ये दो टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स। एक आप कह सकते हैं बेनिफिशियल, ठीक है, और दूसरा आप कह सकते हैं डेट्रीमेंटल, जो हार्मफुल है। तो अब इन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है म्यूचुअलिज्म हुआ, प्रोटोकोऑपरेशन हुआ, कंपटीशन हुआ, प्रीडेशन हुआ, कॉमन सेलिज्म हुआ, एमेंसेलिज्म हुआ, और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ दिया गया है और एग्जाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस।
तो देखिए एनसीईआरटी का कंटेंट अब डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीसीज? क्या कोई ऐसा हैबिटेट है अर्थ पर जो सिंगल स्पीसीज के साथ एग्जिस्टेंस में हो? तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा नो, देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच ए सिचुएशन is even inconceivable. For any species, the minimal requirement is one more species on which it can feed. तो वो कह रहा है कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है या कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड मटेरियल या न्यूट्रिशन गेन कर सके। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। जैसे हेटेरोट्रॉप्स के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है कि कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए जिसपे वो फीड कर सके, और प्लांट्स के लिए ये ही जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी है ये किस पे आ जाती है? डीकंपोजर्स और माइक्रोब्स पे, क्योंकि जो माइक्रोब्स और डीकंपोजर्स होंगे, ये डीकंपोजर्स और माइक्रोब्स आप कहेंगे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म करेंगे। उसके बाद लिखा है इवन ए प्लांट स्पीसीज व्हिच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। वो कह रहा है कि प्लांट स्पीसीज जो अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज करती है, खुद बनाती है, वो भी अपने आप में अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती। क्लियर? इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है और उससे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज करती है, जिससे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू कर सकें। ठीक है? एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? ठीक है, विदाउट एन एनिमल एजेंट आप देखिए पॉलिनेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली एबायोटिक पॉलिनेशन के मेथड भी हैं, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली हम दोनों पढ़ते हैं, द पॉलिनेशन थ्रू द विंड और द पॉलिनेशन थ्रू द वाटर। It is obvious that in nature, animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. ठीक है, तो जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का आप ये कह सकते हैं इंटरेक्शन है, वो बायोटिक कम्युनिटी को, या जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, बायोटिक इंटरेक्शन को स्टेब्लिश करता है। ठीक है? Even in minimal communities, many interactive linkage exist, although all may not be readily apparent. मतलब बहुत सारे हैं नेचर में ऐसे इंटरेक्शंस जो अपीयर ही नहीं होते, जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ एक इंटरेक्शंस जो हैं स्पेसिफिक हैं, यहाँ लिस्टेड किए गए, उनकी बात हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये कह रहा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज। तो इंटर स्पेसिफिक को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है? दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। मैंने ये दो बेसिक कैटेगरी आपको बताई है, बेनिफिशियल और डेट्रीमेंटल। न्यूट्रल इंटरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कोई एक इंडिविजुअल जो है वो न्यूट्रल हो सकता है। इंटरेक्शन के टाइप बेसिकली दो ही यही होंगे। ठीक है? यहां ऑर्गेनिज्म के लिए कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज जो इंटरेक्ट करती हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल हो सकती हैं, या फिर उनको कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं हो, मतलब न्यूट्रल हो सकती हैं। न्यूट्रल, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। फिर कह रहे हैं असाइनिंग प्लस साइन फॉर द बेनिफिशियल इंटरेक्शन, असाइन नेगेटिव साइन फॉर द डेट्रीमेंटल एंड जीरो फॉर द न्यूट्रल। और देखिए ये जो इंटरेक्शंस हैं इनमें आपको मेंशन करके दिया है म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म एंड एमेंसेलिज्म। तो इनको सबको हम स्टूडेंट्स वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यह मेंशन कर रहा हूं जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शंस को कैटेगराइज करते हुए एक चार्ट में बना रहा हूं, और उसी के बिहाफ पे हम कंप्लीट इंटरेक्शंस को स्टडी कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए आपने कहा इंटरेक्शंस जो हैं दे आर द इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। जो इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं उनमें से इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होंगे वो आपने कहा मोर सीवियर होंगे, बिकॉज वहां रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर है। ठीक है? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहिए इंटरेक्शंस, और ये जो इंटरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स ये आप कहेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस
क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर। जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस है, इसकी एक कंडीशन आपको क्लियर करनी है, नो वन विल बी हार्म्ड। ठीक है, नो वन विल बी हार्म्ड, किसी को भी यहां नुकसान नहीं होगा, कोई भी हार्मफुल कंडीशन में नहीं रहेगा। और साथ में आप कह सकते हैं ये जो है वो वन पार्टिसिपेंट, या फिर आप कह सकते हैं इंटरेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें से वन इंडिविजुअल, वन ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड। वन ऑर्गेनिज्म और बोथ विल बी बेनिफिशियरी। ठीक है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकती हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन की सबसे पहली कंडीशन है वन पार्टनर विल बी हार्म्ड, विल बी हार्म्ड। तो देखिए यहां जो बेनिफिशियरी होता है, जो बेनिफिट गेन करता है, इस बेनिफिट को या बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस से। प्लस का साइन उसके लिए है। जो हार्म्ड है उसके लिए नेगेटिव इंटरेक्शन का, सॉरी उसके लिए साइन है नेगेटिव का। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, उसको जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कंडीशन स्टूडेंट्स होती हैं। ठीक है, तो देखो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन उसमें से आप कहेंगे कोई हार्मफुल कंडीशन में नहीं हो सकता, तो इसमें रिलेशनशिप कैसे कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कह सकता हूं दोनों बेनिफिटेड हो, दोनों जो है उनको दोनों को बेनिफिट होता हो, जो दोनों पार्टनर हैं वो बेनिफिट गेन करते हो। और ऐसी जो कंडीशन है, इसके दो एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास हो सकते हैं। म्यूचुअल एसोसिएशन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और दूसरा आप कह सकते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, जो प्रोटो कोऑपरेशन है उसमें भी दोनों बेनिफिटेड होते हैं, और म्यूचुअलिज्म जो है उनमें भी दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं। फर्क क्या है, तो आपको यह भी यहीं से क्लियर होना चाहिए। द म्यूचुअलिज्म इज द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ये क्या है बच्चों? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप ये है। ऑब्वियस है ये ऑब्लिगेटरी है, तो जो प्रोटो कोऑपरेशन होगा वो नॉन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद देखिए दूसरी जो पॉसिबिलिटी यहां हम चेक कर सकते हैं वो ये है, एक को बेनिफिट होता हो और दूसरा न्यूट्रल रहता हो, नुकसान यहां किसी को नहीं होगा। आपने कहा नो वन विल बी हार्म्ड, क्लियर? तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास इसका एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, क्लियर? जो कॉमन सेलिज्म है उसमें किसी भी आप कहेंगे इंडिविजुअल को जो है क्या नहीं होगा, किसी भी इंडिविजुअल को नुकसान नहीं हो रहा है। एक न्यूट्रल कंडीशन में है और दूसरा बेनिफिशियरी है। तो जो कंडीशन है वन ऑर्गेनिज्म विल बेनिफिशियरी मस्ट है, ये एक को बेनिफिट होना ही चाहिए इस इंटरेक्शन में। तो ये इस तरीके का पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद देखिए नेगेटिव इंटरेक्शन में आपने कहा वन पार्टनर विल बी हार्म्ड। तो देखो स्टूडेंट्स ये कंडीशन हो सकती है, एक को नुकसान हुआ दूसरे को फायदा हुआ, ये हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो नेगेटिव इंटरेक्शन की है वो ये है। और इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं, देखिए प्रीडेशन में एक प्रे होता है, दूसरा प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर बेनिफिटेड होता है और जो प्रे है वो आप ये कह सकते हैं हार्म्ड होता है। इसी तरीके से पैरासिटिज्म, इसमें एक होस्ट है दूसरा पैरासाइट है। होस्ट जो है वो हार्म्ड होता है, पैरासाइट बेनिफिटेड होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंडीशन हुई। दूसरी एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें दोनों ही हार्म्ड हो, बोथ पार्टनर्स विल बी हार्म्ड। अब जब दोनों पार्टनर हार्म्ड कंडीशन में है तो ये बच्चों क्या हो सकता है, ये है कंपटीशन। ये कंपटीशन है, नेचुरल कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होने वाले कंपटीशन की बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव इंटरेक्शन है, इसमें डेफिनेटली दोनों जो कॉम्पिटिटर होंगे वो
हार्म्ड होंगे। और थर्ड जो कंडीशन और सिचुएशन आपके पास हो सकती है, ये हो सकती है स्टूडेंट्स एक हार्म्ड कंडीशन में हो जबकि दूसरा यहां न्यूट्रल हो। ठीक है, तो ये इसको आप कहेंगे, ये होगा एमेंसेलिज्म। इसको आप क्या कह देंगे? एमेंसेलिज्म। क्लियर? तो देखिए अल्टीमेटली हमारे पास जो रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए है वो है म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड कॉमनसेलिज्म। ये पॉजिटिव इंटरेक्शन में काउंट होगा। इसके अलावा प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन एंड एमेंसेलिज्म जो है ये आपके यहां काउंट होगा नेगेटिव इंटरेक्शंस। क्लियर? तो ये आपके पास 7 पॉसिबिलिटीज हैं इंटरेक्शन की जिन पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पढ़ना है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म पे हम बात करेंगे। इंटरेक्शन जो है दैट इज द फेवरेबल फॉर बोथ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फर्स्ट मैं मेंशन कर रहा हूं पॉजिटिव इंटरेक्शन का। पॉजिटिव इंटरेक्शंस, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, और इसमें फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स म्यूचुअलिज्म जो है वो आपने कहा दोनों के लिए बेनिफिशियरी है, बोथ ऑर्गेनिज्म विल गेट बेनिफिट। ठीक है, तो आप इसको करेक्टराइज करते हैं, इट इज द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। देखो ये जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल्स के बीच है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है। ऑब्वियस है ये जो म्यूचुअली ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होते हैं ये इंटर स्पेसिफिक होंगे। ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब इस इंटरेक्शन में आपने ये कहा ए भी बेनिफिशियरी है और बी भी बेनिफिशियरी है, दोनों बेनिफिशियरी हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका, ऑब्जेक्टिव काउंट करें आप। ऑब्जेक्टिव देखिए आप इसमें कहेंगे ये फूड और न्यूट्रिशन के लिए, फूड और न्यूट्रिशन के लिए स्टूडेंट्स इंटरेक्ट हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रेफरेंस शेल्टर स्पेस हो सकता है, अकोमोडेशन हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में रहेंगे। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैसे आप करेंगे? इनमें से दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। नो वन कैन सर्वाइव या नो वन विल सर्वाइव अलोन। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। क्लियर? इनमें से अगर इस ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को आप ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं बोथ विल डाई। ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरा आप इसमें कह सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट और इंटरेक्शन यहां मस्ट होता है। फिजिकल कांटेक्ट और इंटरेक्शन जो है मस्ट। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट इनका रहेगा या फिजिकल इंटरेक्शन मस्ट है। एक दूसरे के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने ऑब्लिगेटरी कहा है तो इसका मतलब ही ये होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ सर्वाइवल फॉर individuals of mutual relationship, mutual relationship। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप के इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो ये देखो म्यूचुअलिज्म है। अब यहां म्यूचुअलिज्म के कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने हैं, तो एनसीईआरटी पे आता हूं मैं। देखिए एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स मेंशन किया गया है यहां सबसे पहले म्यूचुअलिज्म पे हम आ रहे हैं, सबसे लास्ट में मेंशन म्यूचुअलिज्म एनसीईआरटी ने किया है, उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ये कह रहा है दिस इंटरेक्शन कंफर्म द बेनिफिट ऑन द बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइकेन्स
एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, माइकोराइजा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स की बात की गई है जिसमें वो कह रहा है मैनी स्पीसीज ऑफ द फिग ट्री देयर इज ए टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ द वास्प। तो पॉलिनेटिंग स्पीसीज का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल आपको ऑर्किड ऑफरिस का दे रखा है और साथ में मेल बी पॉलिनेटर का दे रखा है। तो ऐसे इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट वन द लाइकेन लाइकेन स्टूडेंट्स आपको दे रखा है म्यूचुअल रिलेशनशिप में। लाइकेन में आपको पता है एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कहेंगे एल्गी एंड फंजाई। जो एल्गल और फंगल पार्टनर हैं इनकी डिटेल में लिख देता हूं, ये आपको डाइवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। इसको आप कहेंगे फाइकोबायोंट और इसको आप कहेंगे माइकोबायोंट। ये है फाइकोबायोंट और स्टूडेंट्स दिस वन इज द माइकोबायोंट। ये क्या है, फाइकोबायोंट से माइकोबायोंट का एसोसिएशन, और ये आप कह सकते हैं जो माइकोबायोंट है उस माइकोबायोंट से फाइकोबायोंट का एसोसिएशन। क्लियर? आपने कहा है दोनों बेनिफिशियरी हैं, बोथ विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। इसमें देखिए जो फंजाई होता है दैट इज द मास्टर एंड दिस विल कॉल एज द स्लेव। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इसको बेसिकली कहा गया है ओल्डर रेफरेंसेज में। ये जो फंजाई है ये करता क्या है, तो आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन जो है वो इसकी मेन एक्टिविटी है, एब्जॉर्प्शन करता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया स्टूडेंट जब इंक्रीज करता है तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको ये कंफर्म कर देता है, ठीक है। अगर आप एल्गी के रेफरेंस में जाएं तो आप कहेंगे दिस इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करेगा, इट्स विल प्रिपेयर द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज ये करेगा, ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस ये करेगा, और यहां से ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस के फॉर्म में आप कहेंगे जो एल्गी है उससे कार्बोहाइड्रेट्स और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो फंजाई ऑब्टेन कर लेगा। इंस्टेड दैट फंजाई उसको क्या देगा, आप कह रहे हैं फंजाई उसको एब्जॉर्प्शन करके देगा जिसमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फंजाई है दिस ऑल्सो प्रोवाइड द शेल्टर और स्पेस, प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है। स्पेस के बजाय शेल्टर ही लिख देता हूं मैं। शेल्टर कैसे ये प्रोवाइड करता है, देखिए फंजाई जो है वो आप ये कह सकते हैं 90% और मोर, ये इतना हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है लाइकेन में, ये आप कहते हैं बेसिकली 5 to 10%। तो होता क्या है, जो एल्गी है, क्योंकि लाइकेन जहां ग्रो करते हैं आप ये जानते हैं वो इनिशियली ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जो बहुत ड्राई कंडीशंस के होते हैं या जहां पहले से लिविंग एग्जिस्टेंस था ही नहीं। जैसे पाइनियर स्पीसीज आप जानते हैं, लाइकेन जो है वो पाइनियर कम्युनिटी है स्पीसीज के बजाय, क्योंकि दो एल्गी और फंजाई इन्वॉल्व इसमें हैं, और ये रॉक्स पर या बेयर रॉक्स पर भी ग्रो कर जाते हैं। तो एक तरीके से एल्गी नीचे की तरफ होता है और फंजाई उसको कवर देता है, फंजाई एग्जैक्टली उसको कवर अप करता है, क्योंकि एल्गी जो है वो मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर करता है, तो वो ड्राई नहीं हो या किसी भी तरीके से ड्राउट को उसको फेस नहीं करना पड़े। तो ये जो एल्गल पार्टनर होता है ये क्वांटिटेटिवली काफी कम होता है, और जो फंगल पार्टनर है यही डोमिनेंट पार्टनर इसमें होता है, बट बेनिफिट जो है वो दोनों का है। जो फाइकोबायोंट है ये फूड मटेरियल सिंथेसाइज करने के साथ साथ इसको फूड मटेरियल प्रोवाइड करने का काम भी करता है, और जो माइकोबायोंट है वो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ स्टूडेंट्स उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसको शेल्टर और स्पेस आप कहेंगे प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास एग्जांपल हुआ फर्स्ट लाइकेन। क्लियर? अब देखिए अगला एक एग्जांपल है माइकोराइजा, बी मैं मेंशन कर रहा हूं दूसरा, माइकोराइजा। जो माइकोराइजा है इट इज द एसोसिएशन इन बिटवीन, मैं यहां इसको मेंशन कर देता हूं। देखिए माइकोराइजल एसोसिएशन में आप ये कह सकते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स,
रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली रूट्स का एसोसिएशन किसके साथ स्टूडेंट्स बताया गया है? फंजाई के साथ। क्लियर? तो एक पार्टनर तो इसमें प्लांट हुआ और दूसरा पार्टनर इसमें कौन हुआ? फंजाई। अब देखिए बेनिफिट्स को देखिए आप, ये भी फायदे में है और ये भी आप जानते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन है, बोथ विल बी द बेनिफिशियरी। इसमें जो फंजाई है वो मेनली एक्टिविटी करता है एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो ग्रोइंग प्लांट है उस प्लांट के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की अवेलेबिलिटी ये कंफर्म करता है, और स्पेसिफिकली माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो हैं उन्हीं एरियाज में डोमिनेट करते हैं जहां प्लांट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और वाटर रिसोर्सेज जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की स्पेसिफिकली जो सॉइल हॉरिजन लेयर से ये जो है वो गेन कर सके। आप रूट्स ऑफ हायर प्लांट कहेंगे तो आप जानते हैं ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स ये प्लांट को प्रोवाइड कर फंजाई को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी होना चाहिए पता, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं बच्चों, इनकी जरूरत पड़ती है फंजाई को अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यू करने के लिए। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आप जानते हैं एसेंशियलिटी में रिक्वायर्ड होते हैं या एसेंशियल होते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट भी प्लांट्स की जो है वो फुलफिल कर लेता है। तो एक तरीके से प्लांट जो है या रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और एन कंटेनिंग कंपाउंड फंजाई को दे रहे हैं, मींस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट द फंजाई विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस प्लांट। ये जो रूट्स हैं इन रूट्स को एक तरीके से सप्लीमेंट्री मिला है, इन रूट्स को एक एसोसिएटेड फॉर्म मिला है जो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, डाइवर्सिटी में आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे आप वहां अगर देखें तो वहां देखिए आपको पाइनस के सीड का जर्मिनेशन, फिजियोलॉजी में मेंशन किया हुआ है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, माइक्रोराइजल एसोसिएशन के बिना पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। सरफेस एरिया पे जैसे ही आता है वैसे ही आप ये कह सकते हैं उसको सीडलिंग स्टेज में लाते ही वहां फंजाई एसोसिएट हो जाता है, तो ये रिलेशनशिप जो है उसका प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। सरफेस पे बहुत सारे फंजाई या फंगल एसोसिएशन, कॉम्प्लेक्स फंगल एसोसिएशन वहां प्रेजेंट होता है जो उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हुआ माइकोराइजा। Mycorrhiza is the association of the roots of higher plants and the fungi. Clear? तो ये mycorrhizal association स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो प्लांट्स का और एनिमल्स के म्यूचुअलिज्म में कुछ रिलेशनशिप है, इसमें देखो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप एनसीईआरटी लिखती है, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ म्यूचुअलिज्म में होंगे, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। और देखिए ये आप जो एम्ब्रियोलॉजी है वहां भी डिस्कस करते हैं, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। क्लियर? जो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप है एम्ब्रियोलॉजी में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं उनके लिए उनके पॉलिनेटर स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन यहां कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके पास, जैसे देखो फिग एंड वास्प आपको दे रखा है, फिग एंड वास्प एक एग्जांपल आपके पास ये है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट वास्प है वो फिग प्लांट को पॉलिनेट करता है। क्लियर? उसके अलावा आपको एक एग्जांपल दे रखा है ऑर्किड ऑफरिस, और ऑर्किड के साथ जो है वो स्टूडेंट्स बी पॉलिनेटर, जो बी पॉलिनेटर हैं वो ऑर्किड ऑफरिस प्लांट के साथ क्या करते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन में हैं, जिससे वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए यहां स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, तो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में आपको वैसे तो ये ध्यान रखना है कि प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स आप कहेंगे, वो प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक ही होते हैं।
तो वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। हाँ, सिम्बायोटिक को आप इससे अलग करें, सिम्बायोटिक जो है उसमें ऑब्लिगेटरी कंडीशन नहीं होती। जैसे कई स्टूडेंट्स को एक डाउट हो जाता है ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई का एसोसिएशन माइकोराइजा है, इसी तरीके से डाइवर्सिटी में कोरोलॉइड रूट आपको दे रखा है। मैं सेपरेटली डिस्कस कर लेता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। कोरोलॉइड रूट्स जो है स्टूडेंट्स, ये कोरोलॉइड रूट्स जो है वो म्यूचुअल एसोसिएशन नहीं है, आप ध्यान रखें, म्यूचुअलिज्म ये नहीं है। म्यूचुअलिज्म कैसे नहीं है? आप ये कह सकते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब एसोसिएशन में जाते हैं। तो यहां ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, एनाबीना साइकेडी, ये एनाबीना साइकेडी हायर प्लांट साइकस के साथ एसोसिएट होता है। अब इसमें बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि साइकस के साथ जब ये एनाबीना साइकेडी एसोसिएट हो रहा है तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साइकेडी, एनाबीना साइकेडी जो है ये भी फ्री लिविंग है और साइकस भी आप कह सकते हैं क्या है, फ्री लिविंग है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये ऑब्लिगेटरी नहीं हुआ, और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसको म्यूचुअलिज्म में आप काउंट नहीं करेंगे। तो म्यूचुअलिज्म जो है वो सिम्बायोसिस से डिफरेंट है। दिस कोरोलॉइड रूट इन साइकस, और ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, सिम्बायोटिक। इनमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इट्स द सिम्बायोटिक, नॉट द म्यूचुअल एसोसिएशन। जबकि ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो म्यूचुअल एसोसिएशन के हैं। जैसे आपने कहा प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप जो है वो काफी सारे सिम्बायोटिक है, जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेटरी कंडीशंस हैं वो काफी कम आपको मिलेंगी। ऑब्लिगेटरी कंडीशंस में आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए इन पे बात करते हैं हम, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब देखिए प्लांट एनिमल पॉलिनेटर्स जो रिलेशनशिप है प्लांट और एनिमल पॉलिनेटर्स की जो रिलेशनशिप है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें आप ये कहेंगे ये बेसिकली को इवोल्यूशन और म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। जिन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, रिप्रेजेंट को इवोल्यूशन एंड म्यूचुअलिज्म। तो देखिए को इवोल्यूशन और म्यूचुअलिज्म ये कैसे शो करते हैं, इसको आपको देखना है। आप ये भी कह सकते हैं द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर, evolution of flower means plant, और साथ में इसका पॉलिनेटर जो है, पॉलिनेटर बहुत टाइटली लिंक्ड। फ्लावर और पॉलिनेटर का जो एवोल्यूशन है ये आप कहेंगे टाइटली लिंक्ड है। और इसमें सबसे पहला आपके पास एग्जाम्पल है जो आपको दे रखा है, फिग एंड वास्प। तो देखिए एग्जाम्पल फिग, वास्प। जैसा कि आपको बताया गया म्यूचुअलिज्म ये है तो ऑब्वियस है दोनों बेनिफिशियरी होंगे, वास्प और फिग। क्लियर? अब इसमें फिग जो है ये प्लांट और वास्प इसका क्या हुआ, पॉलिनेटर। तो देखिए वास्प जो है वो पॉलिनेटर है। ऑब्वियस है पॉलिनेटर अगर है तो पॉलिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवा देगा, ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस ये परफॉर्म करवा देगा। इंस्टीड ऑफ दैट फिग प्लांट से क्या लेगा, तो फिग प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करवा सकता है, दोनों टाइटली लिंक्ड प्रोसेस हैं। जैसा आपने कहा प्लांट एनिमल पॉलिनेटर्स का जो रिलेशनशिप है दोनों म्यूचुअलिज्म और को इवोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्किड ऑफरिस का एग्जांपल जो आपको दे रखा है उसमें एनसीईआरटी ने परफेक्टली को इवोल्यूशन को मेंशन भी किया है। तो देखिए फिग, दिस प्लांट प्रोवाइड, सबसे पहली बात तो आप ये कहेंगे सेफ एग लेइंग स्पेस, सेफ एग लेइंग स्पेस। अमार्फाफिलस फ्लावर्स स्टूडेंट्स आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था
यक्का और मोथ आपने पढ़ा है, उनमें भी इसी तरीके का रिलेशनशिप है। तो एक तो सेफ एग लेइंग स्पेस यहाँ ये प्रोवाइड करवा रहा है फिग वास्प को। इसको हम एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्टिव रिवार्ड में काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो अपने पॉलिनेटर्स को डायरेक्ट रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं। वो जो डायरेक्ट रिवार्ड हैं, वो डायरेक्ट रिवार्ड क्या है, तो उसके लिए आप सीधा सीधा सा कह देंगे कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, और नेक्टर है, वो डायरेक्ट रिवार्ड है, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव रिवार्ड हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव रिवार्ड हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव रिवार्ड जो है वो फिग प्रोवाइड करता है वास्प को, सेफ एग लेइंग स्पेस प्रोवाइड करते हुए। साथ में ये कह सकते हैं आप ऑल्सो प्रोवाइड द immature seed for the nutrition of किसका न्यूट्रिशन? फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ जो इमेच्योर सीड है, उन इमेच्योर सीड से इसके वास्प के लार्वा का, लार्वल स्टेज ऑफ वास्प, जो वास्प है इसके लार्वा को न्यूट्रलाइज करता है, नरिश करता है बाय प्रोवाइडिंग द इमेच्योर सीड्स। तो ये फिग प्रोवाइड करता है, जबकि वास्प जो है वो एज ए पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन प्लांट्स में करता है, और इस पॉलिनेशन प्रोसेस से आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जो है वो कमांड होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं यहां। ये एक एग्जाम्पल आपने म्यूचुअलिज्म का, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप का पढ़ा है, फिग एंड वास्प। अगला एग्जाम्पल हम यहां डिस्कस कर सकते हैं ऑर्किड प्लांट्स, ऑर्किड, ऑफरिस, ठीक है, और इसके साथ देखिए रिलेशनशिप है बी पॉलिनेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म इन केस ऑफ प्लांट एनिमल पॉलिनेटर्स। ठीक है, इसके बेसिक को समझिए आप। देखिए ऑर्किड, ऑफरिस जो हैं, इनके साथ बी पॉलिनेटर्स एसोसिएट करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियरी हैं, तो ऑब्वियस है आप साइन लिख देंगे प्लस का। सबसे पहली बात तो बी पॉलिनेटर क्या करता है, तो आप सीधा सा कहेंगे ऑब्वियस है ये पॉलिनेशन का प्रोसेस करता है प्लांट के लिए। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है ऑर्किड, ऑफरिस का और बी पॉलिनेटर का, यहां ध्यान रखें आप, मेल बी पॉलिनेटर इन्वॉल्व है। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ को-इवोल्यूशन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ को-इवोल्यूशन, दोनों साथ साथ इवॉल्व होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसिट। ठीक है, लैंगिक कपट, धोखा कह सकते हैं आप, चीटिंग होती है भी पॉलिनेटर के साथ। इसमें आप कहेंगे चीटिंग होती है तो फिर म्यूचुअलिज्म कैसे हुआ? ठीक है, इसी बात को डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ शूडो कॉपुलेशन, शूडो कॉपुलेशन। ठीक है, देखिए जो बी पॉलिनेटर है, यहां मेल बी पॉलिनेटर प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सबसे पहली बात। लेकिन आप पहले ही क्लियर कर लें कि यहां जो बेनिफिशियरी होगा वो फीमेल बी होगी। तो जो पिक्चर में नहीं है और उसके बाद भी बेनिफिट गेन कर ले वो फीमेल है। क्लियर? इंटरेक्ट ये दोनों हो रहे हैं, प्लांट और मेल बी के आपस का मामला है, फायदा फीमेल बी को हो रहा है। कैसे? बी पॉलिनेटर जो है, दैट बी पॉलिनेटर मूव इन द सर्च ऑफ द फीमेल बी। ठीक है, फीमेल बी की सर्च में वो निकलता है। अब जो ऑर्किड ऑफरिस प्लांट है, इस ऑर्किड ऑफरिस, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्किड का जो फ्लोरल पेटल है, दैट फ्लोरल पेटल रिजेंबल्स, जो है ये रिजेंबल करता है, दैट फ्लोरल पेटल रिजेंबल्स, किसके साथ रिजेंबल करता है? फ्लोरल पेटल रिजेंबल्स टू द फीमेल बी। क्लियर? तो इस केस में, इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, जो मेल बी पॉलिनेटर है वो ऑर्किड ऑफरिस प्लांट पे जाता है, बिकॉज द ऑर्किड ऑफरिस फ्लावर्स रिप्रेजेंट इट्स ए पेटल जस्ट लाइक एज द फीमेल बी, वो फीमेल बी की तरह दिखाई देता है। तो ये कंटिन्यूसली ऑर्किड ऑफरिस प्लांट पर विजिट करता है, प्लांट टू प्लांट विजिट करता है, तो ऑब्वियस है इस ऑर्किड ऑफरिस का पॉलिनेशन हो गया है।
अब एक प्लांट पे गया या फ्लावर पे गया और वो फीमेल बी की सर्च में गया, द पेटल रिजेंबल विद द फीमेल बी बट देयर इज नो फीमेल बी इज प्रेजेंट। अब फीमेल बी वहां नहीं है, फिर भी अगले फ्लावर पे जाता है, फ्लावर टू फ्लावर विजिट करता है क्योंकि मेल है। क्लियर? तो जैसे विजिट कर रहा है फ्लावर टू फ्लावर, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस तो परफॉर्म करवा रहा है। बी पॉलिनेटर का जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी स्यूडो कॉपुलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये फीमेल बी समझ के ही उस फ्लावर पे जाता है। सो इट इज द स्यूडो कॉपुलेशन। और आप इसको कह सकते हैं इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसिट। क्लियर? बिकॉज अपना मैटिंग बिहेवियर और सेक्सुअल बिहेवियर कंप्लीट करने के लिए ये इंटरेक्ट होना चाह रहा था, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वहां कुछ दूसरा था। अब इस केस में ऑर्किड ऑफ्रिस प्लांट को फायदा हुआ, उसका पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया। तो देखिए एनसीईआरटी मेंशन करती है इफ फीमेल बी चेंज, और आप ये कह सकते हैं मॉडिफाई अगर हो जाती है, लिटिल बिट चेंज भी अपने आप में फीमेल बी करती है या अपनी अपीयरेंस में करती है, तो डेफिनेटली जो ऑर्किड ऑफ्रिस प्लांट है वो पॉलिनेशन की सक्सेस को मेंटेन करने के लिए अपने आप को वैसा ही कर लेगा। ठीक? तो पॉलिनेशन की सक्सेस को मेंटेन करने के लिए वैसा कैसे कर पाएगा? अब जब फीमेल बी की तरह अपने आप को ये मेंटेन कर लेता है, तो आप ये कह सकते हैं इट विल बी द एग्जांपल ऑफ द कोइवोल्यूशन। ठीक है? आप अब बी पॉलिनेटर का फायदा देखें तो यहां इसका आप कह सकते हैं नेचर में जब इन सर्च ऑफ फीमेल वो मूव करता है, तो उसका अपना बायोटिक पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है। मेंटेनेंस ऑफ बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है? इसको ये बेनिफिट है कि इसका ये जो बायोटिक पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है इन सर्च ऑफ फीमेल भी, जब वो कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन रखता है। ठीक है? तो देखो एनसीईआरटी जो लिखती है वो मैं एक बार पढ़ लेता हूं, और इसी को हमें एक्सप्लेन भी करना है। एग्जैक्टली म्यूचुअलिज्म जो लिखा है, बहुत परफेक्ट कंटेंट आपको यहां मिलेगा। देखिए बच्चों, यहां लिखा है ऑर्किड्स शो a bewildering diversity of the floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insects, bee and the bumblebees. क्लियर? तो सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें, ऑर्किड्स जो है उनमें एक लार्ज या फिर आप कह सकते हैं वाइड रेंज ऑफ द फ्लावर्स है। स्मॉल फ्लावर्स ऑर्किड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो ऑर्किड्स हैं ये ऑर्किड्स एग्जैक्टली ऑर्किडेसी फैमिली के हैं जो मोनोकोट एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है? फिर ये कह रहा है कि ये जो है वो बहुत सारे डाइवर्सिटी जो शो करते हैं, वाइड रेंज इनका जो फ्लोरल पैटर्न्स का है, तो बहुत सारे एनिमल पॉलिनेटर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें बीज और द बम्बल बीज है। आप जानते हैं बी पॉलिनेटर जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है? इसके बाद वो कह रहा है एंड एंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट, और गारंटीड पॉलिनेशन एंश्योर करते हैं। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड, सारे ऑर्किड्स रिवार्ड ऑफर नहीं करते। ठीक है? द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफर्स एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिट और गेट पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ बी। ये बी स्पीसीज जो है इसके थ्रू पॉलिनेट ये हो जाता है, एंड वहां एग्जांपल किसका सेट हो रहा है? आपने कहा सेक्सुअल डिसिट। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेंबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। तो बिल्कुल रिजेंबल करता है फीमेल बी की तरह, एक पेटल जो है। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इज परसीव एज ए फीमेल, pseudo copulates with the flower, and during that process is dusted with pollen from the flower. When the same bee pseudo copulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollinates the flower. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बी पॉलिनेटर जाता है तो भी ऐसे पॉलिनेशन हो जाता है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स कह रहा है Here you can see how co-evolution operate. कैसे co-evolution operate होता है? If female bees color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to be the female bee. तो ऑर्किड फ्लावर्स जो हैं वो अपना कलर अपीयरेंस जो है वो फीमेल बी की तरह ही बनाए रखते हैं, और जिससे कि पॉलिनेशन की सक्सेस को मेंटेन कर सके। तो ऐसा कैसे होगा? ऑर्किड जो ऑफ्रिस प्लांट है उसमें कोई इनसाइट तो होती नहीं है, या उसको कैसे पता लगता है कि फीमेल बी में चेंज हो गया? देखिए जब बी पॉलिनेटर या मेल बी पॉलिनेटर का आना जाना कम हो जाता है, पहले तो वो आया जाया करते थे तो पॉलिनेशन हुआ करता था, अब उनका आना जाना कम हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बदला है। ठीक है? बदला है, क्या बदला है? फीमेल बी का कलर अपीयरेंस या फीमेल बी का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है।
तो जिन फ्लावर्स पे वो आ रहा है या अभी भी कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंट विजिट है, उन फ्लावर्स को नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स इवॉल्व करवा लिया जाता है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है को इवोल्यूशन का, ये आप कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। इंस्टेड ऑफ दैट जो मेल बी पॉलिनेटर बेनिफिट गेन करता है वो है मेंटेनेंस ऑफ बायोटिक पोटेंशियल, और फीमेल बी जो है वो ऑर्किड ऑफरिस प्लांट के फ्लावर के साथ को इवॉल्व हो रही है। सो देयर the co-evolution in between the female bee and the orchid office flower, and separately the bee pollinator that is actively involved in the process will get the benefit। ठीक है, तो ये आपके पास co-evolution का एग्जाम्पल रहा। तो इस तरीके से जो हमारे पास पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस में पहला आपने म्यूचुअलिज्म पढ़ा, म्यूचुअलिज्म में हमने लाइकेन पढ़ा है, माइकोराइजा पढ़ा है, और एनिमल प्लांट पॉलिनेटर्स, जो प्लांट के जो पॉलिनेटर्स हैं एनिमल्स, उनके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें फिग और वास्प का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है, दूसरा ऑर्किड ऑफरिस और बी पॉलिनेटर का है। इट इज द एग्जांपल ऑफ द स्यूडो कॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसिट, एंड आल्सो द एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।